unit में we studied about polarization, so we studied about specific properties of light. In this unit we will be talking about a specific kind of light, the way it is generated. We will be talking about laser light, जिसका use यहाँ पे already हो रहा है, ठीक है? And we will also be talking about fiber optics. These are the two parts of this unit. So first we will talk about laser. What are its characteristics? How it is generated? And what are the certain devices through which we can generate laser? These are the main parts of this unit. So first of all, as the name suggests, laser, you guys know its full form? Light amplification by stimulated emission of radiation. इसमें एक एक वर्ड का मैटर है, ठीक है? एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो. फर्स्ट तो लाइट तो बताइए क्या होता है, ठीक है? सेकंड वर्ड एम्पलीफिकेशन, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में लाइट को एम्पलीफाई किया जा रहा है. किस तरीके से किया जा रहा है? तो थर्ड वर्ड स्टिमुलेटेड, दैट मींस स्टिमुलस वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने बचपन में, ठीक है? कहाँ पे सुना था? बायोलॉजी में आता है, ठीक है? और कॉकरोच है, उसके ऊपर तुम लाइट डालते हो, कॉकरोच मूव करता है. सबसे बेसिक एग्जांपल जो स्टिमुलस का तुमने देखा. सो बेसिकली स्टिमुलस मींस एनी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से सम काइंड ऑफ एक्शन इज हैपनिंग इन सम अदर मटेरियल. सो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि एमिशन ऑफ रेडिएशन मींस किसी न किसी फॉर्म की रेडिएशन एमिट हो रही है, उसको एमिट करने के लिए तुम स्टिमुलेट कर रहे हो. स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है? दैट इज व्हाट लेजर इज. अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियसली होती यानी अपने आप होती तो उसको तुम लेजर में नहीं काउंट करोगे. सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. सो इफेक्टिवली इसकी अगर तुम डेफिनेशन ही, अगर सिर्फ इसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी अगर तुम ढंग से पढ़ लेते हो, that explains a lot that what laser is, ठीक है? तो this is some of the partial history of this thing. अलग अलग जगहों पे इसके यूज होते हैं. अब इसकी मेन फैक्टर्स के ऊपर आते हैं कि what are the factors which govern laser, which differentiate a laser from regular light. First thing is obviously directionality. As you guys know, when I am using this laser, it is extremely directional in nature. इसके सिमिलर फैशन में अगर कोई चीज काम करती है, we generally say that it's a torch, correct? But as you guys know, torch is also something which is not very much focused. It diverges out a lot. Because of what? Because of the fundamental nature in which light is being generated in a torch. Torch में effectively there is a source of light जिसको तुम electrical energy provide कर रहे हो, and those electrons are getting excited and then coming back to their ground state, and when they come back to their ground state they release energy in terms of photons. But वो जो electrons excite होके de-excite हो रहे हैं, they are not in sync with each other. वो randomly किसी भी moment पे higher energy state से lower energy state पे आ सकते हैं, correct? यही हो रहा है. हमारे जितने भी light bulbs हैं, इसके अंदर जो LED projector है, all of these things what are they doing? जो इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग हो रहा है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, और उसकी वजह से जो फोटॉन्स का एमिशन हो रहा है, दैट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट रैंडमली. एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई को दे रहे हो, उसके रिस्पांस में वो लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स की आउटपुट जनरेट कर रहा है. बट देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया व्हिच इज कंट्रोलिंग दिस थिंग कि कितने फोटॉन किस डायरेक्शन में किस फ्रीक्वेंसी के जनरेट होंगे, बिकॉज ईच ऑफ दोज एटम्स हैव देयर ओन डिफरेंट बैंड गैप्स, और उसकी वजह से उनका जो फोटोन भी जो रिलीज हो रहा है दैट माइट बी इन ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सो इफेक्टिवली रेगुलर लाइट में जो फोटोन जनरेटेड होते हैं, दे आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर, दे आर नॉट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर नॉट हैविंग द सेम वेवलेंथ, एंड दिस इज बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सेम एनर्जी. एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कहां से आती है? उसकी एनर्जी से आती है. E इक्वल टू एच म्यू. एच म्यू ही डिसाइड करता है सब कुछ. तो दैट मीन्स जो भी रेगुलर लाइट जनरेट हो रही है दैट इज जस्ट रैंडम लाइट बेसिकली. जब वो रैंडम लाइट की रैंडमनेस तुम रिमूव कर देते हो, दैट मीन्स तुम स्टिमुलेटेड लाइट अगर जनरेट कर सकते हो, देन यू कम टू द पार्ट वेयर वी कॉल इट लेजर. सो इसके वन ऑफ दिस फंडामेंटल पार्ट्स व्हिच इज डायरेक्शनलिटी टेल्स यू दैट लेजर इज वेरी वेरी डायरेक्शनल इन नेचर. दैट मीन्स जो लाइट का डाइवर्जेंस है दैट इज वेरी वेरी लो. सो इफेक्टिवली तुम यहां से अगर एक लेजर लाइट को अगर तुम टुवर्ड्स मून अगर तुम ऑन करते हो, तो इफेक्टिवली मून के ऊपर भी जो लेजर का जो स्पॉट बनेगा दैट माइट नॉट बी वेरी बिग अनलाइक रेगुलर लाइट.
ठीक है? So generally that is why mostly lasers are also used to measure the distance between celestial objects also at times. ठीक है? रेगुलर लाइट को यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो इतनी डाइवर्ज आउट कर जाएगी कि वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट में तुम्हें कुछ एनर्जी मिलेगी ही नहीं. दैट्स द फंडामेंटल रीजन. So in case of lasers, the active medium is in a cylindrical resonant cavity. See अब यहाँ पे एक resonant word का नाम आ गया. ठीक है? रेगुलर लाइट में कभी हम रेजोनेंट वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं. रेजोनेंट क्या होता था याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें साउंड के चैप्टर में बताया था. रेजोनेंस भूल गए? In resonance we talked about some things which are in sync with each other. किसी चीज की कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी, अगर वो उसके ऊपर ऑसिलेट करता है हम बोलते थे इट इज इन रेजोनेंस. राइट? दो टाइप के तो मैंने एग्जांपल दिए थे. मैंने एक बार माइकल जैक्सन को डांस कराया था, एक बार नॉर्मल लोगों को डांस कराया था अलग अलग गाने पे. ठीक है? वो याद दिला रहा हूं तुम्हें. सो रेजोनेंस में होता क्या है that generally some particular material is having some kind of a sweet spot of frequency of vibration. साउंड के टर्म्स में अगर हम बात करें, वो उसके ऊपर बहुत इजीली वाइब्रेट करेगी और उसको तुम अगर एनर्जी प्रोवाइड करते रहो इट्स वाइब्रेशन विल ओनली कीप ऑन इंक्रीजिंग. लाइट के टर्म्स में रेजोनेंस अब क्या होता है? लाइट के टर्म्स में रेजोनेंस का मतलब होता है कि अगर कहीं पे लाइट एनर्जी जनरेट हो रही है और उसको तुम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो फर्दर, तो वो हमेशा ही एडअप होनी चाहिए. हमने जो इंटरफेरेंस था उसमें हमने क्या सीखा था कि देयर इज आल्सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर इज आल्सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंडिंग ऑन दोनों लाइट के सोर्स कैसे हैं, किस डिस्टेंस पे है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स. बट अगर हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव ही हो इंटरफेरेंस ऑलवेज, तो इफेक्टिवली तुम इस टाइप के फिनोमेना की बात कर रहे हो जहां पे हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की. यानी कि जो आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फोटोन है, वो सारे के सारे अगर सिंक में काम करेंगे, एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को जनरेट करेंगे इन द सेम डायरेक्शन, देन वी से दैट सम काइंड ऑफ रेजोनेंस इज हैपनिंग. ठीक है? रेजोनेंट का मतलब समझ में आया? दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस. कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में देयर आर जनरली टू ऑप्टिकल रेजोनेटर्स बोलते हैं उनको. देयर आर टू पार्शियल मिरर्स through which light is reflected multiple times until its intensity is increased so much that it is effectively looking like a laser. आगे हम बात करेंगे इसकी, तो जस्ट एक ओवरव्यू उसके लिए. So any light traveling in a direction other than parallel to the cavity axis is eliminated. ये एक फैंसी सी स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो टाइटल है कि बहुत डायरेक्शनल है. कोई भी ऐसा फोटोन जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से थोड़ा भी डेविएटेड होगा that will be eliminated. उसी को बोलेंगे ना फोकस लाइट. अगर राइट लेफ्ट में जो डाइवर्जेंस वाले फोटॉन्स हैं, अगर तुम उनको अलाउ भी ना करो बाहर निकलने के लिए, अंदर कैविटी के अंदर ही तुमने उनको खत्म कर दिया, तो बाहर जो लाइट निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ वो चुने हुए फोटॉन्स निकलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है सिर्फ. ठीक है? दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस. नेक्स्ट थिंग इज डाइवर्जेंस. डायरेक्शनलिटी से ही तुम्हें डाइवर्जेंस का पता चल जाता है. अगर डायरेक्शनलिटी बहुत हाई है दैट मींस डाइवर्जेंस बहुत लो है. करेक्ट? डाइवर्जेंस क्या होता है? फैलना. करेक्ट? तो लेजर में डाइवर्जेंस इज वेरी वेरी लो. अगर डाइवर्जेंस हाई होती तो इफेक्टिवली एक रेगुलर लाइट होती, लेजर नहीं होता. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट दिस डाइवर्जेंस मींस. So light from a laser propagates from in form of plane waves and remains essentially a bundle of parallel rays. पैरेलल बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस इसको, क्योंकि डाइवर्जेंस बहुत कम है. अब डाइवर्जेंस कैसे देख सकते हैं? देखो, these two are almost parallel rays of light, not exactly. So इनके बीच का जो डिस्टेंस d1 था, after certain distance it might become d2. And if the difference between d1 and d2 is not much, then we say that the divergence is very very low. अगर d1 और d2 में काफी डिफरेंस होता है, हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस इज प्रीटी हाई. सो लेजर के केस में d1 and d2 आर ऑलमोस्ट इक्वल अप टू वेरी स्मॉल नैनोमीटर फ्रैक्शन ऑफ स्केल. दीस टू आर ऑलमोस्ट इक्वल. याद रखना, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं. दे आर नेवर ऑल एग्जैक्टली इक्वल, but they are in terms of laser they are almost equal. So divergence can be measured in this terms of this formula. See, d2 minus d1 upon l2 minus l1. क्यों? Because it is also important कि तुम कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो, डाइवर्जेंस कितनी हो रही है. एक पॉइंट तुम यहाँ ले रहे हो, एक पॉइंट तुम 10 किलोमीटर बाद ले रहे हो, और उसको तुम कंपेयर कर रहे हो इन दो पॉइंट से, तो वो
it won't be an even ground. ठीक है? So it is important कि amount of divergence per unit distance traveled. That is what this thing tells. d2 minus d1 upon L2 minus L1, it gives you phi, the angle of divergence that is happening. ठीक है? So generally see, the typical value of divergence for a helium neon laser is 10 to the power minus 3 radians. अब इस स्टेटमेंट का मतलब अगर किसी को समझ में आ गया है कि इसका मतलब क्या है, तो तुम्हें डाइवर्जेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा. What it says is 10 to the power minus 3 radians का डाइवर्जेंस हो रहा है इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. इसने सिंपली इतना रेडियस बोल दिया ना, आगे यूनिट कोई नहीं बताई ना. इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो यूनिटी बन चुकी है. करेक्ट? 1 बन चुकी होगी तभी होगा ऐसा. यानी कि L2 minus L1 शुड बी 1 मीटर. सो ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इतने डिस्टेंस पे हीलियम नियॉन लेजर का डाइवर्जेंस जो होता है वो इतना कम होता है, 10 की पावर माइनस 3 रेडियंस. So that means तुम लोग अगर 1000 मीटर यानी अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे जाओगे तब जाके 1 रेडियन का डाइवर्जेंस आएगा. समझ में आ रहा है? वो जो स्प्रेड आउट होगा वो सिर्फ 1 रेडियन के बराबर स्प्रेड आउट होगा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद. So that is how much focus these laser lights are. Next thing is intensity. जो लेजर में जो सेकंड वर्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन होगा तो इंटेंसिटी हाई होगी ऑब्वियसली. सो इंटेंसिटी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो बिकॉज इट इज अ वेरी नैरो बीम, इफेक्टिवली लेजर में अनलाइक रेगुलर पीपल व्हाट दे थिंक दैट लेजर इज जनरली अ वेरी हाई एनर्जी सोर्स. करेक्ट? दैट्स नॉट ट्रू. लेजर इज नॉट अ वेरी हाई एनर्जी सोर्स. ये जो है इसके अंदर भी रेगुलर छोटे वाले ट्रिपल ए वाले ड्यूरासेल के 2 सेल लगे हुए हैं. इट जनरेट्स लेजर लाइट. दैट मीन ज्यादा एनर्जी नहीं मांग रहे होंगे ना अगर छोटे सेल चला पा रहे हैं. बट व्हाई डू वी स्टिल थिंक दैट इट इज अ हाई एनर्जी बीम? रीजन इज वो जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया इट इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया. दैट इज व्हाई इट इज जनरली कॉल्ड अ वेरी हाई एनर्जी बीम. ठीक है? तो जो इंटेंसिटी की बात हो रही है ना, think of it always as intensity per unit area. इंटेंसिटी की जनरली मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ लक्स, कैंडेला, निट्स. देयर आर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. करेक्ट? बट हम लेजर को इंटेंस बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है वी आर मेजरिंग इट्स इंटेंसिटी इन ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एरिया. इन दैट पर्टिकुलर एरिया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ photons which are colliding. So hence we say that energy is high or intensity is high. Otherwise ये जितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है लेजर, ये प्रोजेक्टर से कई हजार गुना ज्यादा कर रहा होगा. ठीक है? ये लेजर नहीं है बट ये कर रहा होगा. सो इफेक्टिवली बट स्टिल तुम्हें ये डॉट ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है. रीजन इज कम एरिया में है वो डॉट. सो इट्स द सेम थिंग कि अगर तुम नीडल लेके गए तो पिंच करते हो तो दैट पासेस थ्रू, और सेम चीज को अगर तुम एक हैमर से करोगे इट वोंट पास थ्रू. इट्स इफेक्टिवली द क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है. द सेम थिंग इज वैलिड हियर आल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोक्रोमेटिसिटी. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस इज ए वेरी फंडामेंटल थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स लेजर फ्रॉम ए रेगुलर लाइट सोर्स. रेगुलर लाइट सोर्स में तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारी मोनोक्रोमेटिसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है. दैट मींस सिंगल वेवलेंथ लाइट जनरेट करना इज ऑलमोस्ट 100% इम्पॉसिबल इन रेगुलर लाइट सोर्सेज. ऑल्दो लेजर्स में भी इम्पॉसिबल है बट मच बेटर कैन बी जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ लेजर. सो इफ यू सी दीस टू ग्राफ्स, इन दोनों ग्राफ्स का मीनिंग समझो. ऑन वाई एक्सिस इट्स इंटेंसिटी, ऑन एक्स एक्सिस इट्स वेवलेंथ. यानी कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो भी चीज स्प्रेड हो रही होगी दैट मींस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एग्जिस्टिंग. करेक्ट? अगर एक सिंगल लाइन होगी वर्टिकल ऐसे दैट मींस देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. अगर तुम इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करो, ये रेगुलर लाइट है वो लेजर लाइट है. दैट मींस हमें क्या दिखाई दे रहा है? द स्प्रेड इन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज मच लेस इन लेजर कंपेयर्ड टू अ रेगुलर लाइट सोर्स. This is of the order of 1000 angstrom. That means
एक वेवलेंथ जो कि मान लो हमें वेवलेंथ चाहिए, लेट अस से हमें वेवलेंथ चाहिए 5000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। तो ये जो है रेगुलर लाइट हमें क्या वेवलेंथ देगी, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस 5000 एंगस्ट्रॉम इट विल गिव अस वेवलेंथ फ्रॉम 4500 टू 5500 एंगस्ट्रॉम। 500 एंगस्ट्रॉम इधर 500 उधर, तो टोटल 1000 एंगस्ट्रॉम का स्प्रेड हुआ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और इसका मतलब क्या हुआ, 1000 एंगस्ट्रॉम का स्प्रेड मींस द कलर्स व्हिच आर बीइंग जनरेटेड आर ह्यूज, मल्टीपल कलर्स, बिकॉज़ हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक कलर होगा। दिस लाइट वोंट बी मोनोक्रोमैटिक इन नेचर कंपेयर्ड टू दिस, although this is also not purely monochromatic but much better, spread is very less, only 10 angstrom। 10 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पे डिफरेंट कलर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, करेक्ट। अगर वो रेड कलर की वेवलेंथ है वो रेड ही दिखेगी, बिकॉज रेड इज आल्सो ए स्पेक्ट्रम, रेड इज नेवर ए सिंगल वैल्यू, करेक्ट। हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है इट इज ए लिटिल बिट ऑफ स्प्रेड थिंग, सो दैट इज व्हाट दिस लेजर इज डूइंग। सो लेजर इज वेरी वेरी हाईली मोनोक्रोमैटिक इन नेचर। इसकी भी रीजन के आगे डिस्कस करेंगे, जब हम लेजर कैसे बनती है उसकी बात करेंगे, but that is the thing which is happening, the spread of wavelength is less than 10 angstroms। clear है यहां तक, बताओ yes or no, पक्का। next thing is coherence। coherent sources पढ़े थे हमने इंटरफेरेंस में, और मैं तुम्हें यही बताया कि लेजर जनरेट होने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी की सारी जो फोटॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी एडअप होए। एडअप होने के लिए those photons need to be coherent with each other। coherent होने का मतलब क्या होता था कि सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होती, सभी एक ही फेज में होते थे, ठीक है। that is what these photons do in laser। so laser में there is another thing which is called coherence length। अब जब हम बोल देते हैं कि कोई भी चीज, कोई एक चीज दूसरी चीज से कोहेरेंट है, उसको कभी भी पूरी तरह सच मत मानना, ठीक है। In physics, whenever someone says that this thing is happening because this thing is happening, it is always in proportions। 99% वो चीज सच होगी, but 1% उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। It will always exist। So यहाँ पे भी जब हम बोलते हैं कि लेजर के जो सोर्स हैं या फिर जो फोटॉन्स हैं वो कोहेरेंट होंगे, they are coherent up to an extent। Any two sources of light can be coherent up to an extent, उसके बाद में उनकी कोहेरेंस टूट जाती है। So that is what this coherence length tells you। It is the propagation distance over which coherent wave maintains a specific degree of coherence। अब इसका मतलब क्या हुआ, तुम इसको ऐसे इमेजिन करके चलो कि दो लाइट के सोर्सेज हैं जिन दोनों को एक साथ ही जनरेट किया है, दैट मींस दोनों के पीक्स और ट्रफ्स मैच कर रहे होंगे, करेक्ट। बट तुम उनको कितना ही एक्यूरेटली जनरेट करने की कोशिश करो, उनमें कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिकली हल्का सा डिफरेंस होगा ना। तो आइडेंटिकल पेयर्स नहीं एग्जिस्ट ही कर सकते ना। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग आल्सो डज। वो हम कितना ही आइडेंटिकली कोहेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्वांटम मैकेनिकल हल्की सी भी अगर फ्लक्चुएशन हुई तो आफ्टर किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस उनमें तुम्हें डिफरेंस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स द सेम थिंग, अगर तुम्हें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं बोलूं, तुम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते दो पैरेलल लाइंस। रीजन क्या है, रीजन यही है, उन दोनों में एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन का एंगल होगा जो तुम मेजर नहीं कर पा रहे हो। बट अगर तुम उनको एक्सटेंड करते जाओ, यहां से लेकर तुम उसको मर्क्यूरी तक ले गए, वो दो लाइन जो ऐसी इतनी पास थी उतनी दूर हो चुकी होंगी। तो इट्स द सेम थिंग। सो कोहेरेंस लेंथ में हम उसी चीज की बात करते हैं कि लेजर जो जनरेट करने के लिए जो सोर्सेज हैं, दे आर कोहेरेंट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस ओनली, उसको कोहेरेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। See, in terms of sodium lamp, it is 0.3 millimeter। हीलियम नियॉन लेजर के लिए 100 मीटर। डिफरेंस दिख रहा है कोहेरेंस लेंथ का। तुमने सोडियम लैंप यूज किया हुआ है, 0.3 1 मिलीमीटर से भी छोटी है कोहेरेंस लेंथ, ठीक है। यानी कि उससे ज्यादा अगर गैप होता है दो फोटॉन्स के सोर्सेज में तो वो इनकोहेरेंट हो जाएंगे। बट लेजर में देखो क्या हो रहा है, 100 मीटर तक कोहेरेंस कंटिन्यू रहती है। दैट इज व्हाई वी से इन लेजर्स द लेजर इज हाईली कोहेरेंट इन नेचर। दैट मींस उसमें जो वेव्स चल रही हैं 100 मीटर तक उनमें तुम डिफरेंस नहीं बता पाओगे, दोनों की जो पीक्स हैं वो तुम्हें बराबर दिखेंगी मेजरमेंट वाइज। 100 मीटर के बाद तुम्हें उनमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
डिफरेंस 100 मीटर से पहले भी है उनमें, मेजरेबल नहीं है, ठीक है। जो मेजरेबल डिफरेंस है उनमें वो 100 मीटर के बाद दिखना स्टार्ट होगा। दैट इज व्हाट दिस थिंग मींस। So this thing is interaction of light with matter. So effectively whenever matter generates light or light interacts with matter, both ways, there are certain things which happen. First thing is light absorption. Photon एक एटम से जनरेट होता है, करेक्ट। एटम से कैसे जनरेट होता है? एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, फोटोन को रिलीज करता है। रिवर्स भी सच हो सकता है, करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये होता है ना, एक फोटोन बाहर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से टकरा के एब्जॉर्ब हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। सो एब्जॉर्प्शन कैन आल्सो हैपन, स्कैटरिंग कैन आल्सो हैपन। स्कैटरिंग में क्या होगा, उसकी एनर्जी अगर मैच नहीं करती होगी उससे, उस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए, क्या पता इस फोटोन में से ज्यादा एनर्जी हो, पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए फ्रॉम 2 to 3 जाने के लिए, फोटोन जो आ रहा है उसके पास इतनी एनर्जी है, तो उसमें से क्या करेगा, इतनी एनर्जी इसको दे देगा, बची हुई एनर्जी इसके पास फिर भी रहेगी। दैट मींस उसको फिर भी मूव करते रहना है। दैट इज व्हाट दिस स्कैटरिंग इज। तो कुछ ऐसे फोटॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली उस एटम के इक्वल नहीं होगी, तो दे विल कीप ऑन मूविंग अहेड आफ्टर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, एक तो पूरी तरह अब्सॉर्ब होगी, एक पार्शियली एनर्जी रिलीज करके बची हुई एनर्जी के साथ चली गई। ये दोनों केसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेजर। ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब वाली हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज समथिंग व्हिच विल रिजल्ट इन स्टिमुलेटेड एमिशन आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे थे? तो हम तो लेजर में लाइट जनरेट करना चाह रहे थे ना, हम उसको एब्सॉर्ब क्यों करवा रहे हैं, है कि नहीं? एब्सॉर्ब करवाना तो बुरा हुआ ना, तुम फोटॉन्स को खत्म कर रहे हो, हमें तो फोटॉन जनरेट करने हैं। आगे देखते हैं इनको एब्सॉर्ब क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन है। सी तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, E1 E2 दो एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अभी जो पार्ट आ रहा है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, दोनों ए और बी दोनों ऑप्शंस में आ जाएगा, फिर से पछताओगे, ठीक है। दो एनर्जी लेवल्स है E1 और E2। ये इसको मान लो ग्राउंड स्टेट या फिर वैलेंस स्टेट, ये मान लो तुम लोग कंडक्शन स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ऊपर बैठा है, बाकी सारे के सारे एटम्स तुम लोगों की तरह फिलहाल ग्राउंड स्टेट में सो रहे हैं, ठीक है। अब देयर इज अ थिंग कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। उसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद रखना मैं यहाँ पे एटम्स बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर और नीचे में तुम्हें दिखा रहा हूँ ये दोनों ही एटम्स हैं। तुम इनको अगर इलेक्ट्रॉन्स में लिखते हो, लॉजिकली इट वोंट बी रॉन्ग, बट एक्चुअल में एटम इज एक्साइटेड। जब उसका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है तो वो पूरा एटम ही एक्साइटेड कहलाता है, ठीक है। क्लियर है आइडिया? ये एक एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है, वो एटम भी ग्राउंड स्टेट में कहलाता है। एक एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में चले गए, वो एटम एज ए होल क्वांटिटी, वो एक्साइटेड एटम कहलाता है। सो दैट इज व्हाट दिस एटम इज। सो दीज टू स्टेट्स। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, कि ये टर्म है जो कि बहुत आगे काम आएगी, इसलिए हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। व्हाट पॉपुलेशन डेंसिटी इज, कि एक पर्टिकुलर लेवल पे कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक्साइटेड एटम्स ग्राउंड स्टेट के एटम्स से ज्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर उनकी ज्यादा हो जाती है, तो लेजर एक्शन होता है। अब ऐसा क्यों और कब होगा? ये दोनों इन पोजीशंस पे क्यों है ये तुम्हें पता है? ये ग्राउंड पे क्यों है ये पता है? बाय डिफॉल्ट सभी एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं, तो ये तो समझ में आता है। ये भाई साहब ऊपर क्यों गया? क्या रीजन होगा, तो बता सकता है? हाँ, some kind of external energy might have been provided, जिसकी वजह से ये एक्साइटो के ऊपर चला गया। इतनी एनर्जी दी होगी किसने इसको, करेक्ट। उस एनर्जी देने के प्रोसेस को पंपिंग बोलते हैं। That process is called pumping of that particular atom to a higher energy state. पंपिंग तुम अलग अलग टाइप से दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस केस में जो हो रहा है, ये जो लेजर ऑन हो रही है, इसमें बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकली पंप कर रही है एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। फिर जब वो एटम्स फॉल करते हैं ग्राउंड स्टेट पे,
तो वो जो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं वो तुम्हें यहाँ लेजर में दिखाई दे रहा है। So at normal temperature N1 is more than N2 always. N1 number of atoms in ground state is always more than number of atoms in excited state. But आगे बढ़ते हैं। When photon passes through the medium, three different processes occur: absorption, spontaneous emission and stimulated emission. See, अब यहाँ तीन टर्म आ गई हैं। पहला तो absorption, वो मैंने बता ही दिया था। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये दो नई टर्म्स हैं। देखते हैं आपको क्या राय है। पहली चीज, ये फोटोन कहां से आ गया? पहला रूल तो ये ना, फोटोन आया कहां से? तो जितने भी एटम्स को तुमने पंप करके एक्साइट किया होगा, एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट ना, करेक्ट? ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एटम्स नहीं रहना चाहते, वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हर एक मटेरियल के एटम्स की प्रॉपर्टी होती है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। वो टाइम कितना होता है? यानी कि पावर, इट इज समवेयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकंड्स के आसपास। सो इन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम जनरली दोस एटम्स दे एमिट एनर्जी एंड दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। वो एनर्जी कैसे एमिट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। वो जो फोटोन जनरेट किया, अब तुम इमेजिन करो यू हैव लाइक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे पास पड़े हैं, ठीक है? हम एक केस इमेजिन करके चलते हैं फटाफट। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। लार्ज से मेरा मतलब है यहाँ पे 4, ठीक है? और उनमें से 5 थे, एक जो यहाँ पे था उसको एक्साइट करके तुमने ऊपर भेज दिया था स्पॉन्टेनियसली, यानी तुम्हारे कुछ किए बिना ये वापस नीचे आना चाहता है। जब भी ये नीचे आएगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा, इसको लैम्डा लिखते हैं, वेवलेंथ का। तो ये जो फोटोन रिलीज करेगा दिस इज स्पॉन्टेनियस फोटोन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली नीचे आया है, तुमने कुछ नहीं किया। इसने जो स्पॉन्टेनियसली फोटोन रिलीज किया है वो फोटोन ट्रेवल करेगा उसी लैटिस में जहां पे जनरेट हुआ है। अब वो फोटोन ये है, वो फोटोन जो ट्रेवल करेगा वो आगे जाके किसी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ना, वो एटम ग्राउंड स्टेट में अगर बैठा हुआ था और फोटोन आके इंटरेक्ट किया, उस फोटोन में कितनी एनर्जी थी? इतनी थी ना। उस दूसरे एटम को जितनी एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उस दूसरे एटम को एक्साइट के ऊपर बिठा देगा। वन केस इज डन, एब्जॉर्प्शन, करेक्ट? ऐसा बार बार होता रहता है इन लेजर। एटम्स एक्साइट होते हैं, दे फॉल डाउन, दे रिलीज फोटोन। वो फोटोन किसी बगल वाले एटम को बोलता है तू ऊपर जाके बैठ, फिर ऊपर बैठता है, फिर जो नीचे आता है फिर वो फोटोन रिलीज करता है। दीस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, दीज आर ऑल स्पॉन्टेनियस। तो एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन में सी रेगुलर एटम प्लस फोटोन एक्साइटेड एटम, ए स्टार। क्लियर है? दिस इक्वेशन टेल्स दिस होल प्रोसेस वेरी इजीली। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट ही हो रहा है जो भी मैंने तुमको बताया, इसकी वजह से ही वहां एब्जॉर्प्शन हो पा रहा था। तो ये दोनों ही पार्ट्स में कहीं भी लेजर की बात नहीं आई, ना एब्जॉर्प्शन में आई ना स्पॉन्टेनियस एमिशन में आई। तीसरे केस में आएगी जहां पे होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। सी 10⁻⁸ सेकंड जैसे मैंने बताया था, इतनी देर में स्पॉन्टेनियसली वो एमिट करते रहते हैं फोटॉन्स को। उल्टा है, दिख रहा है? एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फोटोन को रिलीज कर देगा। यानी कि जो पहले होता है उल्टा केस, एक्साइटेड था, ग्राउंड में आया, रिलीज किया। जो रिलीज किया था वो दूसरे में एब्जॉर्ब होके उसको एक्साइट कर सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अगर वो ऐसा ना करे, जो रिलीज फोटोन है क्या पता वो एक्साइटेड वाले एटम के साथ ही इंटरेक्ट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है ना, है ना पॉसिबिलिटी। उसके पास तो उसके सामने दोनों टाइप्स के एटम पड़े हैं, कुछ एटम ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, कुछ एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं। वो किससे इंटरेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, वो कैसे डिसाइड होगा? तो बता सकता है? ध्यान दो इधर, ठीक है? एक क्वेश्चन है, एक फोटोन रिलीज हुआ है, उसके सामने दो टाइप के एटम्स पड़े हैं। कुछ एटम्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में, कुछ एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं। वो किन से इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, कैसे डिसाइड होगा?
एग्जैक्टली किस स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उससे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ग्राउंड स्टेट में एटम ही 10 हैं और एक्साइटेड में 1000 है तो उसके 1000 वालों के साथ इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, सिंपली बाय नंबर्स। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस, इसी को लेजिंग एक्शन बोलते हैं। जब आपके एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाए तो ये जो फोटॉन्स है इनकी उनसे इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब ये उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो होता है ये स्टिमुलेटेड एमिशन। फोटोन आया पिछले केस की तरह ही, अब वो इससे नहीं इंटरेक्ट करेगा, अब वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है एक्साइटेड वाले से, ठीक है। जब वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक्साइटेड तो वो ऑलरेडी था, करेक्ट, और ऊपर कहां जाएगा बेचारा, वो नीचे आना चाह रहा था, उसको बहाना मिल गया नीचे आने का, ठीक है। वो 10⁻⁸ सेकंड तक वेट करता, बट उसके वेट करने से पहले ही एक फोटोन आया और उससे इंटरेक्ट करके उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देके उसको तुरंत नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे गिरा, इतनी एनर्जी तो उसको लूज करनी है जो उसके पास थी, उसने एक और फोटोन लूज कर दिया, अब 1 से 2 फोटोन हो गए, करेक्ट। ये जो दूसरा फोटोन जो जनरेट हुआ है, इसको जनरेट किसने कराया, स्टिमुलस ने। स्टिमुलस कौन था, जो इनिशियल फोटोन था, करेक्ट। सो बिकॉज इस फोटोन की वजह से नया फोटोन जनरेट हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक श्योर कि दोनों फोटोन जो हैं वो बिल्कुल सिंक में होंगे एक दूसरे के। जो कोहेरेंस की बात हो रही थी ना लेजिंग एक्शन में, दिस इज द कोहेरेंस, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कोहेरेंस। वो फोटोन ही नए फोटोन को जनरेट करा रहा है, इसीलिए वो दोनों एक साथ बिल्कुल टेंडम में चलते हैं एक दूसरे के। दिस इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग श्योर कि जो आपके जो फोटॉन्स हैं दे आर वर्किंग इन सिंक विद ईच अदर, इसी को लेजिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इट्स ओके, तुम्हें जला रहा है वो, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इक्वेशन देखोगे, देखो ये वही वाली इक्वेशन है जो स्पॉन्टेनियस की थी, बट आगे देखो बदल रही है। यहाँ पे 2 फोटॉन्स निकल रहे हैं एक की जगह, वहां पे क्या हो रहा था, सिंगल फोटोन निकल रहा था। तो यहाँ पे इनपुट पे फोटोन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्साइटेड वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, और आउटपुट में अपने साथ एक भाई को और लेके चल रहा है कि चल हम दोनों ही जाएंगे। सो इफ दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग रिपीटेडली, अभी जो 2 फोटोन जनरेट हुए हैं, अगेन द केस इज सेम, एक्साइटेड वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है ग्राउंड के मुकाबले, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एक्साइटेड वालों से इंटरेक्ट करने के लिए। 2 फोटोन है, टकराएंगे 4 बनाएंगे, 4 टकराएंगे 8 बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन इज हैपनिंग, दिस इज एम्प्लीफिकेशन। ये लेजर का एम्प्लीफिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, हेंस लेजर। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस हाउ ए लेजर वर्क्स। आइडिया क्लियर हुआ, पक्का, यस और नो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पॉपुलेशन इन्वर्जन का मीनिंग पता होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन मींस व्हेन नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट एक्सीड्स द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, उसके बाद ही लेजर एक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों, मैंने तो बताई दिया क्यों होती है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एक्साइटेड एटम से इंटरेक्ट करने की। सेकंड चीज जो तुम्हें बतानी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। एक फोटोन आता है, ऑलरेडी जो एक्साइटेड एटम था उससे एक फोटोन को निकाल के साथ लेके जाता है, तो ये स्टिमुलस है जिसकी वजह से ये एमिशन हुई है, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं स्टेडी स्टेट पे, इसका मतलब क्या है, ठीक है, डोंट वरी, अभी बस खत्म ही कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है समझते हैं। अब लेजर में सिर्फ लेजर ऑन हो जाए दैट इज नॉट इनफ, इट शुड मेंटेन इट्स ऑन स्टेट ना, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ऑन स्टेट मेंटेन कैसे होगी, एक लेजर में ऑन स्टेट मेंटेन होने के लिए दैट मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, करेक्ट। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे शुड रिमेन मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। वो कैसे होगा तो बता सकते हैं, how will we make sure that the number of atoms in excited state exceeds the number of atoms in ground state? हाँ, स्टिमुलस कैसे बढ़ेगा, कैसे,
बताओ स्टिमुलस कैसे बढ़ेगा? स्टिमुलस तुम्हारा आ कहां से रहा था? एक्साइटेड एटम से आ रहा था। दैट मींस तुम्हें इफेक्टिवली एक्साइटेड एटम्स की क्वांटिटी चाहिए कंटिन्यूअसली। हायर स्टेट में तुम्हें एटम्स चाहिए ज्यादा। हायर स्टेट में एटम्स कैसे जा रहे थे? वाया पंपिंग। बाय डिफॉल्ट ग्राउंड स्टेट में थे, तुम उनको पंप करके हायर स्टेट में रख रहे थे ना। दैट मींस तुम्हें कंटिन्यूअसली पंपिंग चाहिए उन एटम्स की एट सच ए रेट दैट नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर कमिंग डाउन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट वो उसको बैलेंस कर सके। क्लियर है? इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में तुमने 10 लाख रुपए डाल रखे हैं। अब अगर तुम्हारा डेली का खर्चा ऐसा है कि तुम लोग डेली 1,000 रुपए निकाल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी इनकम इतनी आ रही है कि दिन के 500 रुपए उसमें जा रहे हैं, उस टाइम बाद खाली हो जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारी लेजर बंद हो जाएगी, ठीक है, बत्तियां बुझ जाएंगी तुम्हारे, ठीक है। बट अगर तुम्हारी जो सैलरी है वो भी 1000 रुपीज पर डे ही है और तुम्हारा कंजम्पशन भी 1000 रुपीज पर डे ही है, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा बैंक अकाउंट का बैलेंस मेंटेन रहेगा। वो है स्टेडी स्टेट यहाँ पे। तो जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट। अगर तुम उसमें इतना बैलेंस रख सकते हो कि वो स्टेबल रहे, दैट मीन्स योर लेजर कैन स्टे ऑन फॉरएवर, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस थिंग मींस। So this is what this thing means कि spontaneous emission plus stimulated emission total इनका मिला के जो सम बनना चाहिए that should remain a constant value, ठीक है। So you need to make sure that this higher number is maintained. Population inversion मैंने तो बता ही दिया है। मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, बस इस टॉपिक पे खत्म करते हैं हम लोग। मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है ये समझते हैं। स्टेबल स्टेट का पता है, ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल स्टेट ना। अब किसी भी चीज के साथ अगर मेटा लगता है दैट मींस इट इज बिहेविंग लाइक दैट थिंग। मेटा का मतलब होता है कि उसकी तरह बिहेव कर रहा है वो। मेटास्टेबल मींस स्टेबल जैसा बिहेव करेगा, पार्शियली नॉट कंप्लीटली। सो इफेक्टिवली लेजर्स पे इशू क्या होता है? लेजर्स में इशू ये होता है कि जब भी आप किसी एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो ना, आप कितनी हाई पंपिंग दे दो वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिरता है। 10⁻⁸ सेकंड है ना, सो देयर फॉलिंग रेट इज वेरी वेरी हाई। इससे बचने के लिए एक तरीका ढूंढा गया। तरीका था ये मेटास्टेबल स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट के बहुत पास में एक स्टेट ऐसी एग्जिस्ट करती है जो मेटास्टेबल होती है। मेटास्टेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए अगर स्टेशनरी हो रहे हैं वो, अगर रुक रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिवली मोर टाइम के लिए वो रुक सकते हैं। तो लेजर में जनरली व्हाट हैपेंस इज क्लोज टू द एक्साइटेड स्टेट बट लिटिल लोअर एक मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे एटम्स ज्यादा देर तक रुक सकते हैं नीचे गिरने से पहले, जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है व्हेन यू कंपेयर टू 10⁻⁸ सेकेंड्स। 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है। एंड दैट टाइम डिफरेंस इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, क्योंकि तुम जब पंपिंग करते हो, पंपिंग की वजह से तुम एटम्स को जिनको हायर स्टेट पे पहुंचाना चाह रहे हो वो वहां ऊपर नहीं रुकेंगे, वो यहाँ आके रुक जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ रुक जाते हैं उसकी वजह से तुम लोग स्टिल लेजिंग एक्शन कर पाते हो। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस मेटास्टेबल स्टेट। क्लियर हुआ? एक्साइटेड स्टेट जो जिसमें तुम्हें पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन रखना चाहते हो वहां पर रुकना नहीं चाहते हैं। और तुम लाइक तुम्हारी तरह है, तुम्हें पढ़ाने के लिए क्लास में कोई घुसा रहा है, तुम लोग दूसरे पीछे वाले दरवाजे से निकलते आ रहे हो भाग भाग के, ठीक है। तो अगर उसे तुम्हें रोकना होगा, तुम्हारी मेटास्टेबल स्टेट बनाने के लिए क्या करेगा? एग्जिट वाले डोर के पास एक समोसे का स्टॉल लगा देगा, तो तुम थोड़ी देर रुक के खा के फिर निकलोगे। वो जो थोड़ी देर है रोकने की, दैट इज इनफ टू पंप मोर ऑफ द स्टूडेंट्स इनसाइड। उससे क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास विल रिमेन मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। सो दैट इज द मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि लेजर में आपका पंपिंग जो है दैट इज गुड इनफ टू मेंटेन दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। सो दैट्स द ऑर्डर 10⁻⁻6 से -3 सेकंड तक उसमें वो एटम्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है? आई बिलीव टाइम हो गया ये बच्चा 35 तक है ना, ठीक है? ओके, जल्दी छोड़ते हैं. नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस डायग्राम. दिस विल टेल यू हाउ लेजर्स आर मेड, ठीक है? दैट्स वन ऑफ द थिंग्स कि लेजर बनती कैसे, इसकी बात करेंगे अगली बार, ठीक है?